हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस में जब आप डाइवोर्स केस फाइल करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी, डिजर्शन या जो भी ग्राउंड लेते हैं आप, तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूं कि आप सालों साल केस लड़ते रहते हैं, आप सालों साल केस लड़ते हैं और फिर पता चलता है कि आपने ये जो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा कि इतनी सारी गलतियाँ कर दी जिसकी वजह से केस आप हार जाते हैं। कई केसेस आते हैं, कहते हैं वकील साहब 7 साल हो गए, 8 साल हो गए और डिसीजन फेवर में ही नहीं आया। हमारे ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स केस ही रिजेक्ट कर दिया, फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स केस ही रिजेक्ट कर दिया। फिर जब मैं उनके डॉक्यूमेंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ जजमेंट पूरी पढ़ता हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत सारी गलतियाँ नज़र आ जाती हैं जिसको मैं हाई कोर्ट लेवल पे बहुत हद तक सही भी नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे ही इतनी गलतियाँ हो गई तो ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी वो गलतियों को ठीक करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप डाइवोर्स केस डाल तो देते हैं, पर आप अपनी केस में इतनी सारी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से केस लंबा तो चलता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल चल रहा है। 8 साल बाद जब डिसीजन आता है आपके अगेंस्ट जाता है। तो अगर आप अभी अपने डिवोर्स केस लड़ रहे हैं या डालने जा रहे हैं तो ये गलतियों को देखिए कि कहीं आपने अपनी पिटीशन में ये गलतियां तो नहीं कर दी। अगर आपका ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है तो एटलीस्ट चेक कीजिए कि ये गलतियां अगर आपके केस में हैं तो कैसे आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अमेंडमेंट का प्रोविज़न होता है, या फिर आप जब एविडेंस में कुछ गलतियाँ होती है तो एविडेंस में भी अभी रेक्टिफाई हो सकती है समय रहते। पर जब ये बात आपकी हाई कोर्ट लेवल तक पहुँचेगी तो ये जो मिस्टेक्स हैं या ये जो गलतियाँ हैं ये रेक्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, आप सालों साल केस लड़ते रहेंगे और डिसीजन जो है आपके अगेंस्ट ही आएगा, चाहे आप मतलब कितनी अच्छी तरह आर्ग्यू भी कर लीजिए केस को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल मिस्टेक्स आपकी पिटीशंस में होती है। अब बात करते हैं कि ये गलतियां हैं क्या। कुछ गलतियां मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये गलतियां है केस का स्ट्रक्चर। जब आप पिटीशन फाइल करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, आप इंसिडेंट्स को ढंग से डिस्क्राइब ही नहीं करते। मतलब सपोज़ अगर वाइफ ने आपको मारा पीटा है, ठीक है, सपोज़ वाइफ ने आपके साथ मार पिटाई की या अब्यूज़ किया है, बट उस इंसिडेंट को आपने उसे अच्छी तरह लिखा ही नहीं। पूरा जो पैराग्राफ होता है कि मेरी वाइफ ने मुझे इस दिन को इस जगह ऐसे करके मारा, कैसे मारा और किसके सामने मारा, ये सब चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपने मेडिकल लगाया तो उस मेडिकल डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करिए, कोर्ट के सामने रखिए। तो ये आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर, जो एलिगेशंस का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपके एलिगेशंस वेग हैं, सपोज़ वाइफ ने मारा पीटा और वाइफ मेरे को मारती थी, बस उसके अलावा कुछ आपने डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या किस दिन का इंसिडेंट था, कैसे हुआ, या वाइफ ने अब्यूज़ किया, पेरेंट्स को अब्यूज़ किया, या कोई ऐसी मेंटल क्रूअल्टी के इंसिडेंट्स आपने लिखे जो आपने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किए, तो आप वहाँ पे केस हार जाओगे, क्योंकि आपके जो इंसिडेंट्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं थे, वो बिल्कुल डेट टाइम प्लेस के साथ नहीं थे, इसलिए वो केस आप हार जाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है, जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन डालते हैं, सपोज़ एडल्ट्री का आप ग्राउंड लेते हैं और आप जो है जिसके खिलाफ एडल्ट्री के चार्जेस हैं, जिसके खिलाफ आपको एडल्ट्री का केस करना है, उसको पार्टी नहीं बनाया, तब आप एडल्ट्री, चाहे आपके पास एविडेंस हो, आप एडल्ट्री प्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पार्टी ही नहीं बना, पार्टी जिसके खिलाफ आपने एलिगेशंस लगाए हैं। तो अगर आप एडल्ट्री का ग्राउंड ले रहे हो तो एक फंडामेंटल डिफेक्ट आपकी पिटीशन में ये होगा कि आप जो है उस व्यक्ति को पार्टी नहीं बना रहे जिसके खिलाफ आप एडल्ट्री का एलिगेशन लगा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो वाइफ है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एडल्ट्री का केस डाल रहे हो। अच्छा, आप अगर डिजर्शन का ग्राउंड ले रहे हो कि वाइफ ने मेरे को छोड़ दिया, पर आपने कुछ फंडामेंटल्स नहीं रखे कि वाइफ को बुलाने के लिए आपने क्या किया, आपने कोई नोटिस भेजा, कोई कुछ जो इंसिडेंट्स हैं बुलाने के लिए कि आप गए, उसको आपने अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं किया, तो भी आपका जो पिटीशन है वो फंडामेंटल डिफेक्ट में आ जाएगी। यानी मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तो उसको बहुत डिटेल में लिखिए, इंसिडेंट को बहुत डिटेल में लिखिए, अपने लॉयर से बात कीजिए और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज कीजिए, नहीं तो फिर कोर्ट उसे वेग इन्फॉर्मेशन मान के रिजेक्ट कर देगा। तो ये तो पहला है। अभी तो एविडेंस की बात ही नहीं आई।
कई लोग कहते हैं साहब मेरे पास पूरा एविडेंस है, सब कुछ है मेरे पास, पर आपकी पिटीशन ही अगर उस एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा डिफेक्ट या दूसरी मिस्टेक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो ये होती है एविडेंस की। जब भी आप कोई एविडेंस पे रिलाई करते हैं, वो देखिए कि आप उसे एग्जिबिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एग्जिबिट यानी आपको जो है हर एक एविडेंस जो है एग्जिबिट कराना ज़रूरी है। सपोज़ आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी है, वो आपने फाइल में लगाई हुई है, ओरिजिनल ले जाना ज़रूरी है। जब तक वो एग्जिबिट नहीं होगा एविडेंस, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो कई केसेस में एविडेंस को एग्जिबिट ढंग से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आप केस हार जाते हैं, क्योंकि जो वो डॉक्यूमेंट आप रिलाई कर रहे हैं वो सामने होना चाहिए। फिर कई क्लाइंट्स का मुझे ये आता है कि जी ये एविडेंस ना हम बाद में देना चाहते हैं, ताकि वाइफ को जो है सरप्राइज़ मिले। देखिए, आप बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में कन्फ्रंट करेंगे, सपोज़ एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो कोर्ट उसे जो है, अगर वाइफ ने एडमिट कर लिया तब तो बहुत सही है, बट अगर वाइफ ने एडमिट नहीं किया तो वो एविडेंस पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक फाउंडेशन में वो एविडेंस नहीं है, आपकी प्लीडिंग में वो एविडेंस नहीं है, और ना ही वो एविडेंस आपने कभी अपने टाइम पे प्लीड किया है। तो अपने टाइम पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पावर पोजीशन में हैं, वो सब लगाने बहुत ज़रूरी है। आप बाद के लिए छोड़ेंगे तो बाद में कोर्ट वो जो है नज़रअंदाज कर देगा वो एविडेंस को। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी ज़रूरी है। तीसरी मिस्टेक क्या होती है, जब भी आप डिवोर्स का केस सपोज़ लड़ रहे हैं, तो है कोई इंसिडेंट बोला कि मेरे माता पिता के सामने हुआ। सपोज़ वाइफ ने आपके माता पिता को अब्यूज़ किया, बट आपने अपने माता पिता को एग्जामिन नहीं किया, किसी फ्रेंड्स के सामने वाइफ ने आपकी इंसल्ट कर दी, सपोज़ ये एलिगेशन है, बट आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी नहीं बनाया, एज अ लिस्ट ऑफ विटनेस आपने नहीं मंगाया, या कोई थर्ड पार्टी है उसको आपने सम्मन नहीं भेजे। देखिए क्या होता है कि कोर्ट एविडेंस एग्जामिनेशन करता है, तो वो पूरा का पूरा तथ्य कोर्ट के सामने लगाने बहुत ज़रूरी है। वो एविडेंस सामने नहीं आएगा, कोर्ट उस तथ्य को नहीं मानेगा। तो ये चीज़ का फंडामेंटल रूल होता है। तो अगर आपने अपनी मदर को एग्जामिन नहीं किया तो वो बात प्रूव ही नहीं होगी, अगर मदर के खिलाफ कोई एलिगेशन है। अगर आपके वाइफ ने फ्रेंड के सामने इंसल्ट किया, आपने उस फ्रेंड को एग्जामिन नहीं किया, तो वहाँ पे भी आपका तथ्य नहीं माना जाएगा, फैक्ट प्रूफ नहीं होगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, जी मैं फ्रेंड को तो बुला ही नहीं सकता कोर्ट में। कोई बात नहीं, कोर्ट जो है उस फ्रेंड को सम्मन करके एविडेंस बुला सकता है। अगर वो फ्रेंड आता है और आपके फेवर में गवाही देता है, तो आपका वो जो तथ्य है प्रूव हो जाएगा। या थर्ड पर्सन है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप बुला नहीं सकते, वो थर्ड पर्सन कोर्ट सम्मन कर सकता है, और वो अगर आपके फेवर में गवाही देगा तो आपका केस स्ट्रांग होगा। बट अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को कोर्ट के सामने पेश ही नहीं करोगे, एविडेंस ही नहीं रखोगे, तो आपका केस बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो एक तो तथ्य होने चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो एविडेंस है वो भी होना चाहिए, ढंग से आपको वो चीज़ प्रेजेंट करनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब वाइफ का एविडेंस लीड होता है, अगर आप वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से नहीं करते, तब भी आपका केस वीक हो जाता है। आपको जो प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी अपने केस में। ये नहीं कि जी केस तो मेरा है, मेरा एविडेंस ही देखा जाएगा, वाइफ का नहीं देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी होगी, और वाइफ को भी अच्छे ग्राउंड्स पे क्रॉस एग्जामिन करना होगा। अगर वाइफ क्रूअल्टी एलेज करती है, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ कोई एलिगेशंस आपके खिलाफ एलेज करती है, उसको भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। एक एक एलिगेशन को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके केस में। जब भी ये केसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। तो ये कुछ मैंने गलतियां बताई हैं जिसकी वजह से केसेस जो आप 6, 7, 8 साल भी लड़ लेंगे तब भी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। इन गलतियों को देखिए, सुधार कीजिए। अगर आपको ऐसी और स्ट्रैटेजीज चाहिए और डिटेल्ड आर्टिकल्स चाहिए मेरे, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट 10 मेंबर्स के लिए इसमें अब जगह बची है, उसके बाद ये ग्रुप क्लोज़ हो जाएगा परमानेंटली। तो उसके बाद बहुत टाइम तक आई डोंट थिंक मैं एक नया ग्रुप लॉन्च करूँगा। तो अभी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रही है, 2 मिनट का समय निकालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा,
बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।